भी बीपीएससी में 30 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री के और सबसे ज्यादा सवाल आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में एक क्वेश्चन जो कि बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस। तो सवाल ये आता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो इम्पोर्टेंट सेशंस है उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स किए गए हैं। अब जैसे हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जानते हैं कि 1885 में ये बना और ये कहाँ बना, तो संस्कृत तेजपाल कॉलेज में ये बनता है बॉम्बे में। जब ये बना तो 1885 में सबसे पहले जो इसके अध्यक्ष रहे उनका नाम था WC बैनर्जी। तो WC बैनर्जी जो है वो सबसे पहले अध्यक्ष रहे और इस सेशन में 72 डेलीगेट्स आए थे, यानी 72 डेलीगेट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में भाग लेते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, तो ये बॉम्बे में हुआ है। बॉम्बे में आपको याद रखना है कि A.O. ह्यूम ने इसकी गठन की थी। A.O. ह्यूम ने इसको स्टार्ट किया था और इस समय जो लॉर्ड थे वो लॉर्ड डफरिन थे, यानी कि गवर्नर जनरल कौन है, तो वो डफरिन है। लॉर्ड डफरिन जो है गवर्नर जनरल रहते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। WC बैनर्जी ने इसको स्टार्ट किया, ये पहले अध्यक्ष बनेंगे। फिर इसका दूसरा मीटिंग होता है 1886 में। ये मीटिंग कलकत्ता में होता है। अब कलकत्ता में जो मीटिंग होता है तो इसके अध्यक्ष होते हैं कौन, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जब कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं तो ये डिसाइड होता है कि कांग्रेस को ना हर प्रांत में भी बनना चाहिए, यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, जो प्रोविंसेस हैं, तो वहां भी कांग्रेस का गठन हो। और कांग्रेस में ये बात शुरू हुई कि 72 से अचानक से बहुत सारे इसके मेंबर्स बनते चले गए। तो ये 1886 में शुरू हुआ सेकंड वाला। तो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष होते हैं, दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें है कि जो प्रोविंसेस हैं यानी कि जो राज्य हैं, यहाँ पर भी कांग्रेस की स्थापना होनी चाहिए। ये सेकेंड आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। 1887 में क्या होता है, मद्रास में सेशन होता है। मद्रास का ये जो सेशन है बबरुद्दीन तैयब जी, तो बबरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। बबरुद्दीन तैयब जी वो पहले मुसलमान थे जिन्होंने इसकी कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, पहले मुसलमान जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, बबरुद्दीन तैयब जी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सेशन जो कि इलाहाबाद में होता है, 1884 का सेशन। 1884 का जो सेशन होता है इसमें सबसे पहले जॉर्ज ह्यूल, ये एक ब्रिटिशर होते हैं, जॉर्ज ह्यूल। ठीक है, तो 1888 का होगा, सॉरी 1888 का जो फोर्थ सेशन होगा तो ये इलाहाबाद का सेशन होता है। इलाहाबाद का सेशन जहां पर जॉर्ज ह्यूल अध्यक्ष होते हैं और ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर आता है 1896 का सेशन। 1896 का जो सेशन होता है इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं रहमतुल्लाह सहनी। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि पहली बार वंदे मातरम यहाँ पर ही गाया गया था। कलकत्ता में ये सेशन होता है, तो कलकत्ता का ये सेशन है और रहमतुल्लाह सहनी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था वंदे मातरम। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो वंदे मातरम लिखा नहीं है। हाँ, सन्यासी रिवोल्ट से प्रभावित होकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने किताब आनंद मठ में वंदे मातरम लिखा था, लेकिन गाया किसने है, तो गाया जो है पहली बार 1896 में ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको गाया है सबसे पहली बार। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि अगले ही साल होता है 1899 का सेशन। और ये सेशन कहाँ होता है 1899 का, तो ये लखनऊ का सेशन होता है। लखनऊ का ये सेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, RC दत्त इसके अध्यक्ष होते हैं और सब तब यहाँ पर बात शुरू होती है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी। MG राणा डे कहते हैं कि हमारे देश का जितना भी संसाधन है उसका एक तिहाई हिस्सा अंग्रेज जो हैं वो लेकर जा रहे हैं हर साल। और दादा भाई नौरोजी कहते हैं कि ईवल ऑफ ऑल ईवल, यानी कि ये सबसे ज्यादा ईवल बात है जो कि अंग्रेज यहाँ कर रहे हैं। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी 1899 में लखनऊ में सबसे पहले इसकी बात होती है और RC दत्त इसके अध्यक्ष होते हैं। यहाँ पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का डिस्कशन शुरू होता है। नेक्स्ट सेशन जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है
1909 1901 का सेशन, 1901 का सेशन जो है, तो ये डी वाचा इसके अध्यक्ष होते हैं। ये सेशन जो है कलकत्ता में होता है। कलकत्ता का ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार महात्मा गांधी जिस सेशन में भाग लेते हैं, तो महात्मा गांधी जो है साउथ अफ्रीका से आए हुए रहते हैं उस समय भारत, और ये भाग लेते हैं इस सेशन में, राइट। तो ये जो फेज है ये फेज मॉडरेट का फेज है। तो ये मॉडरेट के फेजेस के बारे में हमने पढ़ा। अब क्या होता है, मॉडरेट का फेज खत्म होगा धीरे धीरे। क्यों खत्म होगा? क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन, जो कर्जन होते हैं, उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया है। जो नरमपंथी दल हैं, जो कि मॉडरेट हैं, उनका कहना था कि बंगाल के विभाजन में हम मासेस को ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, हम इसके खिलाफ हैं, लेकिन जो जनता है, जो आम जनता है, उनको हम यहाँ पर ऐड नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जो गड़मपंथी नेता है, उनका कहना था कि क्यों नहीं ऐड करेंगे हम मासेस को, हम जरूर मासेस को ऐड करेंगे। और इस कारण से ये कह रहे थे कि अगर ये रिवोल्ट उग्र भी हो गया तो गड़मपंथी नेता इस रिवोल्ट को उग्र करना चाह रहे हैं, नरमपंथी नेता इसको फिर से प्रेयर और पिटिशन से सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात शुरू होती है बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में इसकी अध्यक्षता करते हैं। और बनारस में इस सेशन में एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बनते हैं कौन? तो ये बनते हैं तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक जो है एक्सट्रीमिस्ट के लीडर बनते हैं। फिर 1906 का सेशन होता है। 1906 का जो सेशन होता है ये कलकत्ता का सेशन होता है। कलकत्ता का जो सेशन होता है इसमें दादा भाई नौरोजी फिर से इसकी अध्यक्षता करते हैं। दादा भाई नौरोजी जब इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये वही सेशन है जिसमें सबसे पहली बार स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल भारत में सबसे पहले किसने किया था, तो ये दयानंद सरस्वती होंगे। और किस कांग्रेस की अध्यक्षता में इसको किया गया जा रहा है, तो ये 1906 की बात आई, यानी कि दयानंद सरस्वती के बाद में फिर से 1906 में ये बात आई कलकत्ता में, जब दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहते हैं कि हमें स्वराज चाहिए। इस समय स्वराज का मतलब है कि जो सिस्टम चल रहा है ब्रिटेन का वो ठीक है चलेगा, लेकिन उसके अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं वो भारतीय होने चाहिए। अब 1907 का ये सेशन होता है। 1907 का जो सेशन है वो सूरत में होता है। सूरत में जो सेशन होता है इसमें आरसी घोष, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि सूरत के सेशन में रास बिहारी बोस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, वो नहीं है। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है? रास बिहारी घोष रहेंगे। रास बिहारी घोष के समय में सूरत स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट यानी कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो अलग हो जाएंगे, नरम दल और गरम दल अलग हो जाएगा। अब इसके अगले साल 1908 का सेशन होता है जो कि मद्रास में होता है। मद्रास में भी रास बिहारी घोष ही इसके अध्यक्ष रहते हैं। 1908 का जो सेशन है वो मद्रास में होगा और यहाँ पर भी रास बिहारी घोष जो है यही अध्यक्ष रहेंगे। यहाँ पर कांग्रेस का संविधान कैसा होना चाहिए इसकी बात हुई, तो कांग्रेस के संविधान की बात हुई, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। भारत की संविधान की बात नहीं हो रही है, संविधान कांग्रेस का, कि कांग्रेस क्या करेगा, कांग्रेस को कैसे काम करना है, उसका एजेंडा कैसा रहेगा, मैनिफेस्टो कैसा रहेगा, इस तरह से बात यहाँ पर शुरू हुई। फिर आता है 1909 का सेशन। 1909 का जो सेशन है ये कहाँ पे होता है, तो 1909 के सेशन में आप देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मिंटो मॉर्ले ने अभी यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट का दर्जा दे दिया था मुसलमानों को, और सेपरेट इलेक्टोरेट के खिलाफ इसको डिसअप्रूव किया गया मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। ये सेशन हुआ है लाहौर में, ये सेशन कांग्रेस का होता है लाहौर में, और मदन मोहन मालवीय इसकी अध्यक्षता करते हैं। डिसअप्रूव किया जाता है मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म। 1911 में सेशन होता है कलकत्ता में, राइट, और बी एन धर जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं। 1911 का जो ये सेशन होता है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन में, ये भी कलकत्ता में ही है, जन गण मन गाया गया था। जन गण मन जो है वो इसी सेशन में गाया गया था। ये 1911 का सेशन है। एक और सेशन जो आपको बीपीएससी के लिए बिल्कुल याद रखना है वो है 1912 का सेशन। मुधोलकर 1912 के सेशन में अध्यक्षता करते हैं। ये सेशन बांकीपुर में होता है, बांकीपुर जो कि पटना में है, तो ये पटना में बांकीपुर में ये सेशन होता है, इसको आप याद रखिएगा जरूर। और ये कब होता है, तो ये 1912 का सेशन है। और
मुधोलकर जी जो हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये जो 1912 का सेशन है वो कौन सा वाला सेशन है ना। नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे ये है 1916 का सेशन। 1916 में हम सभी लोग जानते हैं कि जो मुस्लिम लीग है ये बन चुकी है 1906 में ही। इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये टूटी हुई थी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। ये सारे लोग आपस में मिल जाते हैं और ये सेशन है 1916 का सेशन जिसे हम लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो लखनऊ पैक्ट हम इसे कहते हैं। और अंबिका चंद्र मजुमदार जो है वो इसकी जो है वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, अंबिका चंद्र मजुमदार, राइट। अगला सेशन है कलकत्ता का सेशन, 1917 का सेशन। कलकत्ता का 1917 का सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनी बेसेंट जो कि एक आयरलैंड की लेडी है, एनी बेसेंट भारत आती हैं। एनी बेसेंट जो है वो अद्यार में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर भी होती हैं। उसके बाद एनी बेसेंट के बारे में हम पढ़ते हैं कि होम रूल मूवमेंट का ये स्थापना करती हैं। तो एनी बेसेंट पहली ये विमेन बनती है, फर्स्ट विमेन जो कि कलकत्ता सेशन में ये क्या होती है, तो ये अध्यक्षता करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय नहीं, सिर्फ महिला, पहली भारतीय महिला बनेंगी सरोजिनी नायडू, राइट। तो ये समय आप देखेंगे ये 1917 तक का समय यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। अब जो समय ये आता है वो एरा ऑफ मास नेशनलिज्म की बात आती है कि नेशनलिज्म हमें चाहिए। तो नेशनलिज्म में हम देखेंगे सबसे पहला जो सेशन है ये 1918 का सेशन है। 1918 का ये जो सेशन है ये कहाँ पे होगा, ये बॉम्बे में होगा, ठीक है। 1918 के साथ साथ आपको 1919 का भी सेशन ध्यान रखना है जो कि अमृतसर में होगा। अमृतसर का ये सेशन आप जानते हैं 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था। तो जो 1918 का सेशन है ये सैयद अहमद इमाम ने किया है। और ये 1918 का जो सेशन है सैयद अहमद इमाम करते हैं। इसके जस्ट बाद मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है। एक्चुअली मॉन्टेग्यू का डिक्लेरेशन पहले ही हो चुका है और उसी के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर सेशन होता है, कांग्रेस इसकी निंदा करती है। तो सैयद हसन इमाम जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। सैयद हसन इमाम इसकी अध्यक्षता करते हैं और मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है 1919 में। फिर हम जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग कांड होता है अमृतसर में और इसकी निंदा करने के लिए यहाँ पर मोतीलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू ने भी अध्यक्षता की है, ये अमृतसर का सेशन है। तो खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ यहाँ पर बात होती है, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफ। और जलियांवाला बाग कांड का जलियांवाला बाग कांड की यहाँ पे निंदा की जाती है ना। जलियांवाला बाग कांड की निंदा की जाती है। आप जानते हैं कि जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था तो अंग्रेजों ने एक कमेटी बैठाई थी, हंटर कमेटी उसका नाम था। और हंटर कमेटी में कहा कि जलियांवाला बाग कांड जिसमें माइकल ओडायर और रिचर्ड डायर्ड, जनरल रिचर्ड डायर्ड को अपराधी नहीं माना गया, बोला गया कि शायद इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। और आप जान रहे हैं कि फिर उधम सिंह माइकल ओडायर का निधन कर देते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, कर्जन वैली का निधन कौन करते हैं, तो वो मदन लाल ढींगरा हैं और उधम सिंह जो है वो माइकल ओडायर को मार देते हैं, राइट। ओके, तो ये सेशन भी हमने जान लिया। 1920 का सेशन आता है जो कि कलकत्ता का सेशन आता है। कलकत्ता का सेशन में लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन को कांग्रेस जो है वो मान लेती है, असहयोग आंदोलन को कांग्रेस मान लेती है और लाला लाजपत राय जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, राइट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन। तो जैसा हमने देखा कि 1920 में लाला लाजपत राय जो है वो, देखिए ये जो सेशन है ना कलकत्ता का, ये रेगुलर सेशन नहीं है। जनरली क्या होता है कि दिसंबर के समय में सेशन कराया जाता है, लेकिन बीचों बीच यहाँ पर ये सेशन कराया गया, जिसे हम स्पेशल सेशन का दर्जा दे रहे हैं। तो स्पेशल सेशन के इस सेशन में ही कहा गया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे जो 1920 का जो जनरल सेशन जो होना था ये नागपुर में हुआ था और ये दिसंबर के महीने में हुआ था। इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं सी विजय राघवाचार्य। तो सी विजय राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता करते हैं। इस सेशन में क्या डिसाइड हुआ था, ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को सेटअप किया गया था। 15 लोग थे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो इस कमेटी को सेटअप किया गया था और सी राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता में इसको किया गया था।
और फिर हमने स्वराज के मतलब को भी समझा। स्वराज का मतलब क्या है, यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें चाहिए, हमें खुद का गवर्नमेंट चाहिए, जो संविधान होगा उसको बनाना है, लोगों में शांति के लिए ये सेशन को रखा गया था। तो आप CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 मेंबर की ये कमेटी बनी थी, इसको आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ स्वराज के मीनिंग को यहां पर समझा गया, मीनिंग ऑफ स्वराज। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, जो कि है गया का सेशन। 1922 में गया का सेशन होता है। गया की सेशन की अध्यक्षता जो है वो CR दास करते हैं। CR दास 1922 में गया के सेशन की अध्यक्षता करेंगे। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जहां पे सेशन हो रहा है ना, वहां के व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है। जैसे CR दास जो है वो बंगाल से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको बिहार के सेशन का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। अगर कोई बॉम्बे का है तो उनको बॉम्बे के सेशन का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, कलकत्ता या मद्रास ऐसे बनाया जाएगा। तो जो व्यक्ति जहां का है वहां का वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। लाला लाजपत राय तो अध्यक्ष बने, लेकिन बाल गंगाधर तिलक कभी भी अध्यक्ष नहीं बने। अब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कभी चाहा नहीं कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष ना बने, ऐसा कुछ नहीं था। जब उनको अध्यक्ष बनाया जा रहा था तो उस समय क्योंकि वैलेंटाइन चिरोल ने किताब लिखी थी, भारत में अशांति का जनक, द अनरेस्ट ऑफ इंडिया, अनरेस्ट, यानी कि ये कह रहे हैं अपनी किताब में। इस किताब में वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी लिखा था, और ये लिखते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कि वो अशांति के जनक हैं। उन पर केस करने के लिए तिलक जो है वो लंदन चले गए थे, राइट, ओके। तो 1922 में CR दास यहाँ पे अध्यक्ष बनते हैं, और ये इसी साल कांग्रेस छोड़ देते हैं। मोतीलाल नेहरू जी के साथ ये क्या करते हैं, तो स्वराज पार्टी का गठन करते हैं, स्वराज पार्टी। और CR दास जो है उनको हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। फिर अगले साल इनका निधन हो जाता है, इस कारण से स्वराज पार्टी जो है वो उतना अच्छा कर नहीं पाती है। तो 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 1924 का ये इकलौता ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, और ये कहां पे हुआ, तो ये बेलगाम में हुआ, ठीक है। बेलगाम जो कि कर्नाटका में है, कर्नाटका और महाराष्ट्र जो है वो बीच में लड़ती रहती है बेलगाम को लेकर। नेक्स्ट सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, 1925 का ये सेशन है। तो 1925 का ये सेशन है जहां पे सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनती हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बनती हैं कहां पे अध्यक्ष बनती हैं, कानपुर के सेशन में अध्यक्ष बनती हैं। ये पहली भारतीय महिला है, फर्स्ट इंडियन वुमेन, यानी एनी बेसेंट पहली विमेन थी, लेकिन ये फर्स्ट इंडियन विमेन है जो कि क्या बनती हैं, कांग्रेस के सेशन की अध्यक्ष बनती हैं 1925 में कानपुर में, राइट, ओके। अब हम बढ़ेंगे फ्रीडम की ओर, यानी हमें आजादी चाहिए। मद्रास का सेशन होता है 1927 में, और यहां मोहम्मद अली अंसारी ये कहते हैं कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे चार्टर बनता है ना, जैसे कि 1919 में चार्टर बना, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बना, 1909 में बना, 1919 में बना, तो ये लोग हर 10 साल पे ना रिव्यू करते थे। तो मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म से सभी लोग दुखी थे। द्वैत शासन की प्रणाली आ गई थी ना, कि रिजर्व लिस्ट हो और ट्रांसफर्ड लिस्ट हो, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर क्या बात हुई कि कांग्रेस ने कहा कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और कांग्रेस ने कहा कि साइमन कमीशन बनाया जा रहा है, उसमें एक भी भारतीय नहीं है। तो जब मद्रास का ये सेशन होता है कांग्रेस का, जो कि 1927 में होता है, तो M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे। क्या बॉयकॉट करेंगे, साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन भारत कब आया था ये भी पूछा जाता है, तो ये 3 फरवरी को भारत आया था 1928 में, लेकिन ये बन चुका था 1927 में ही। साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात की गई थी। वैसे साइमन कमीशन ने जो व्हाइट पेपर लॉन्च किया था, उसी व्हाइट पेपर के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना था, और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, उसी से सबसे ज्यादा चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो की गई हैं। तो खैर साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का ये डिसीजन यहां लिया गया। अब आता है 1928 का सेशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मोतीलाल नेहरू जो है यहां पर अध्यक्ष होते हैं। देखिए, जब M.A. अंसारी अध्यक्ष होते हैं तो हम लोगों ने कह दिया है कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें ना पूरी तरह से स्वराज चाहिए। और जब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं तो 1928 के सेशन में अध्यक्ष होते हैं, इनको चैलेंज किया जाता है। क्या चैलेंज किया जाता है कि आप लोग अपना संविधान बनाने लायक ही नहीं है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लाते हैं, ये सवाल पूछा जाता है, नेहरू रिपोर्ट
जवाहरलाल नेहरू का नहीं, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू का है। और मोतीलाल नेहरू जब 1928 में अपना रिपोर्ट लाते हैं तो उसमें एक्चुअली ड्राफ्ट होता है हमारे संविधान का। प्रिंसली स्टेट क्योंकि नहीं मानते हैं तो कभी भी ऑल इंडिया फेडरेशन बन नहीं पाता है। लेकिन मोतीलाल नेहरू जी ने अपने जो ड्राफ्ट में, ये सेशन कहाँ हुआ था, कलकत्ता में सेशन हुआ था, अपने ड्राफ्ट में ये कहते हैं कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का क्या मतलब होता है कि शासन जो है वो ब्रिटिश ही करेंगे, हम लोग बस जो नीचे का पैनल है, जैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके मेंबर रहेंगे। ठीक है, तो डोमिनियन स्टेटस की बात अब कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू 1928 में, जबकि हमने पहले ही बोल दिया कि अब हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए। अब उनके ही बेटे जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं कि 1929 में ये जाते हैं लाहौर, और लाहौर जाकर रावी नदी के किनारे ये तिरंगा फहरा देते हैं, यानी कि फ्लैग होस्ट कर दिया जाता है इंडिया का। और ये अनाउंस किया जाता है 26 जनवरी 1930 में कि भारत जो है वो पूरी तरह से आजाद हो जाएगा। और इसी के साथ साथ हम लोग कहते हैं कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं करेंगे, इसको हम अवॉइड करेंगे। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमें कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो जो स्वराज की बात की जाती है ये यहां पर ही की जाती है, पूर्ण स्वराज की बात ये लाहौर में 1929 में की जाती है। फिर आता है 1931 का सेशन। तो हम यहां पर देखेंगे कि सरदार पटेल जी जो हैं वो इस सेशन में कराची में अध्यक्ष बनते हैं। कराची में ये सेशन से सवाल क्या आ सकता है, सवाल ये आता है कि इस सेशन में जो हमारा नेशनल इकोनॉमिक प्लान है और जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ड्राफ्ट किया गया था। तो कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट रहेगा, नेशनल इकोनॉमिक प्लान रहेगा। यानी कि अब आप सोच रहे हैं कि हम लोगों ने पहले ही सोच लिया है क्या कि अब हमें आगे आजादी चाहिए, उसके लिए हमें संविधान चाहिए और संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि उसी समय से स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, एडल्ट फ्रेंचाइजी, लैंड होल्डर्स के क्या क्या राइट्स रहेंगे वो सब यहाँ पर बात की जाती है। हम अपने नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ेंगे जो कि 1934 का सेशन होता है, 34 का सेशन होता है। इस सेशन को बॉम्बे में किया जाता है और हमारे पहले राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी इस सेशन की अध्यक्षता करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि खादी की बात की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं अध्यक्ष और खादी को हम पहनेंगे और खादी को बढ़ावा देंगे, इसकी बात यहाँ पर की जाती है। अभी खादी न्यूज में आता है तो कभी कभी ये सवाल भी आता है। 1936 का सेशन होता है, ये लखनऊ का सेशन होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सेशन की अध्यक्षता कहते हैं। और क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने आप को एक सोशलिस्ट पर्सन कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, वो पहले से यूएसएसआर की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन था। तो आप देखेंगे कि 1900 ये सेशन होता है 36 का, ये अप्रैल का सेशन होता है और 1936 में दिसंबर का 2 सेशन होता है। एक लखनऊ में होता है, एक फैजाबाद में होता है। फैजाबाद जिसको आप अयोध्या के नाम से जानते हैं। तो लखनऊ का ये सेशन है ये अप्रैल में हो रहा है और ये फैजाबाद का सेशन है जो कि दिसंबर में हो रहा है। तो फर्स्ट सेशन में ये क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेशन में ये कह रहे हैं कि हमें सोशलिज्म की तरफ जाना चाहिए, यानी कि समाजवाद की तरफ जाना चाहिए। और जो सेकंड सेशन है इसको आप देखिएगा, ये पहला ऐसा सेशन था जो कि किसी गांव में किया गया था, विलेज में किया गया था। इसका मतलब कि हम कह रहे हैं समाजवाद का मतलब क्या होता है कि सभी को लेकर चलना है, कैपिटलिस्ट नहीं होंगे हम, पूंजीवादी नहीं होंगे, जो अमीर है वो और अमीर हो जाए, नहीं, हम अपने देश में सभी को बराबर स्तर पर रखेंगे, समानता देंगे, है ना। तो ये 2 सेशन जो कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने हरिपुरा सेशन पे। ये हरिपुरा सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी बहुत इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी है। 1938 का ये हरिपुरा सेशन, और इसी के साथ साथ हम लोग त्रिपुरी सेशन भी पढ़ेंगे। त्रिपुरी सेशन जो कि 1939 का सेशन होता है। देखिए, हरिपुरा सेशन के अध्यक्ष होते हैं सुभाष चंद्र बोस। तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी को वोट करके चुना गया, सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक ऐसे अध्यक्ष बने जो कि लोकप्रिय बने, इनको वोट से चुना गया था। अब अगला जब अगला सेशन होता है जो कि त्रिपुरी का सेशन होता है, तो गांधी जी के जो कैंडिडेट होते हैं वो होते हैं पट्टाभी सीतारामैया। लेकिन पट्टाभी सीतारामैया जो है और सुभाष चंद्र बोस दोनों के बीच में इलेक्शन होता है। पट्टाभी सीतारामैया इलेक्शन हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन
क्योंकि अब सुभाष चंद्र बोस के जो सोच है, जो विचार है, वो थोड़े से मॉडरेट लाइन के नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं कि नेशनल हीरो माने जाते हैं, तो क्योंकि इनके विचार जो है वो मॉडरेट सोच के नहीं थे, गांधी जी के साथ थोड़ा क्लैश था, तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो इस सेशन में ना पट्टाभी सीतारामैया बनेंगे ना सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। ये सेशन जो है ये राजेंद्र प्रसाद जो है ये इसकी अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस अपने ब्लॉक की भी स्थापना करते हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी उसको बैन भी कर देती है। ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। 1940 में रामगढ़ का सेशन होता है, रामगढ़ का सेशन। अब ये जो रामगढ़ का सेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो रामगढ़ के सेशन में अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। आप देखेंगे कि 1940 से लेकर 1945 तक अब अबुल कलाम आजाद ही रहेंगे अध्यक्ष। तो अबुल कलाम आजाद हैं, ठीक है। और अबुल कलाम आजाद को हम दो चीज के लिए ध्यान रखेंगे कि एक तो सबसे कम एज में ये अध्यक्ष बने, दूसरा सबसे लंबे समय के लिए भी ये अध्यक्ष बने। तो ये है अबुल कलाम आजाद। फिर होता है 1946 का सेशन। 1946 में मेरठ का ये सेशन होता है, मेरठ का सेशन। मेरठ के सेशन में जेबी कृपलानी अध्यक्षता करते हैं। और आप देखेंगे कि जेबी कृपलानी जब अध्यक्षता करते हैं तो उसके बाद उसी समय 1947 में देश आजाद होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि जेबी कृपलानी जो है ये अध्यक्षता कर रहे हैं, तो देश जब आजाद होता है उस समय कौन होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? तो ये जेबी कृपलानी है, राइट। सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। इस तरह के शॉर्ट सेशन से आपका रिवीजन हो गया होगा, एक टाइमलाइन बना होगा और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आप इसी तरह के सेशंस के लिए बीपीएससी उत्कर्ष को सब्सक्राइब करें। रोज सुबह मेरे साथ 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में भी जुड़ना ना भूलें।